गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम प्रीति। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में। मौर्य साम्राज्य समाप्त होने के बाद यानी कि पतन होने के बाद पोस्ट मौर्यन आर्ट यानी कि मौर्योत्तर कला का उदय हुआ था, उसके बारे में हम आज जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो मौर्योत्तर कला के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? तो पोस्ट मौर्यन आर्ट क्या था? पोस्ट मौर्यन आर्ट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन द 2nd सेंचुरी BC। जो मौर्यन एम्पायर जो था पोस्ट मौर्यन, वो 2nd सेंचुरी के बाद आया था। स्मॉल डायनेस्टीज sprang up in various part of इंडिया। छोटे छोटे राजवंशों का उदय जो है भारत के विभिन्न भागों में हो चुकी थी। किसके बाद? तो मौर्य काल के बाद, जब मौर्योत्तर कला शुरू हुआ था, पोस्ट मौर्यन आर्ट के समय में छोटे छोटे राजवंशों का उदय भारत के विभिन्न भागों में हो चुकी थी। Among them the Shungs, Kannavs, Kushanas and Shaks in the north and Satavahanas, Ikshvakus, Abhiraz and Vakataks in southern and western India। इन सब राजवंशों का कहाँ शुरुआत हुआ था, कहाँ उदय हुआ था? तो साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में इन सब राजवंशों का उदय हुआ था। सातवाहन के समय में कौन कौन थे? देखिए, पोस्ट मौर्य एम्पायर के समय में किस किस का हुआ था उदय? तो शुंग वंश का, कन्नव वंश का, कुषाण का, शाक का, इन सब का कहाँ हुआ था? तो नॉर्थ इंडिया में। इन सब राजवंशों का उदय कहाँ हुआ था? नॉर्थ इंडिया में। एंड सातवाहनाज और सातवाहन, इक्ष्वाकुश, अभिराज एंड वाकाटक्स इन सॉदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। इन सब का उदय कहाँ हुआ था? सॉदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में हुआ था। गेन्ड प्रोमिनेंस सिमिलरली द रिलीजियस सीन्स saw the emergence of ब्राह्मणिकल सेक्ट। किसमें देखा गया था? ब्रह्मवादी संप्रदायों में इन सबको देखा गया था। उस समय कौन कौन से धर्म का उदय हुआ था, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पोस्ट मौर्यन आर्ट यानी कि मौर्योत्तर काल में जिस सब का उदय हुआ था, जो छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ था, जिसमें था कौन सब था? तो जिसमें था शुंग था, कन्नव था, कुषाण था, शाक्त था, ये सब थे। और सातवाहन थे, इक्ष्वाकु थे, अहिराज थे, ये सब थे। और उसी छोटे छोटे राजवंशों के समय में धर्म का भी प्रचार स्टार्ट हो गया था, धर्म का भी उदय हुआ था, जिसमें था सैवेटेस्ट, वैष्णव देश, शक्ति तीज। यानी कि उस समय किस किस धर्म का उदय हुआ था? तो उस समय शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शक्ति का उदय हुआ था, शक्ति धर्म का उदय हुआ था। देखिए, आइए हम इसको हिंदी में समझते हैं। मौर्योत्तर कला, पोस्ट मौर्यन आर्ट, किसके बारे में जानेंगे? पोस्ट मौर्यन आर्ट। यह कब से की थी? 2nd शताब्दी यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। पहले भी बताएं कि मौर्य साम्राज्य का जब अंत हो गया था, तब मौर्योत्तर साम्राज्य का उदय हुआ था, जिसमें छोटे छोटे राजाओं और राजवंशों का उदय हुआ था।
भारत के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था। भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। उनमें से उत्तर में, अब देखिए उत्तर में कौन सब था? शुंग, कण्व, कुषाण और शक। उत्तर में कौन कौन थे राजवंश? शुंग, कण्व, कुषाण और शक। तथा दक्षिण और पश्चिम भारत में, अब कह रहा है कि दक्षिण और पश्चिम भारत में कौन थे? तो सातवाहन, इक्ष्वाकु, अभीर और वाकाटक प्रमुखता से उभरे थे। उस समय ये सब उभरे थे। कौन सब उभरे थे? दक्षिण और पश्चिम भारत में। तो सातवाहन, इक्ष्वाकु, अभीर और वाकाटक आए थे। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी उदय हुआ था। इसी प्रकार किस क्षेत्र में उदय हुआ था? तो धार्मिक क्षेत्र में भी उदय हुआ था। और धार्मिक क्षेत्र में कौन सब धर्म थे? तो वो थे शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म। कौन कौन धर्म थे? शैव, वैष्णव एंड शाक्त। इन सभी धर्मों और इन सभी ब्रह्मवादिनी संप्रदायों का उदय हुआ था। ये सब धर्म कौन थे? तो ब्रह्मवादिनी थे, ब्राह्मणवादी थे, यानी कि ब्राह्मण से रिलेटेड थे। इन सभी धर्म का उदय हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें कि यूपीएससी पूछ चुकी है कि मौर्योत्तर काल में जो ब्राह्मण और हिंदू धर्म का जो उदय हुआ था, वो उदय हुआ था, तो क्या उस समय इस धर्म से लोग ज़्यादा प्रभावित थे? तो नहीं, क्योंकि उस समय कास्ट रिलीजिएशन भी था और उस समय जो था ना, बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ था, इसीलिए ये उतने प्रभावित नहीं थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। द आर्ट ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द चेंज सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो एज वेल। उस समय सामाजिक और राजनीतिक धर्म की उदय हुआ था। द आर्किटेक्चर in the form of rock cut cave and स्तूपा continued। उस समय जब था, जो मौर्य साम्राज्य के बाद भी मौर्योत्तर कला में भी पहाड़ों को काट कर गुफा उफा बनाने, मंदिर बनाने का कार्य जारी रहा, चलता रहा। तो वो लगातार कंटिन्यूड मीन्स होता है लगातार, वो चलता रहा। विथ ईच dynasty introducing some unique feature of their own। क्या कहता है कि वे सभी राजवंश जो है इस मूर्ति कला को जारी रखी, जिसमें प्रत्येक राजवंश जो था अपनी अपनी विशेषताएं पेश की, अपनी अपनी विशेषताओं को पेश की, और ये भविष्य के लिए भी बना रह गया। Similarly, different schools of sculpture emerged and the art of sculpture reached its climax in the post-Mauryan period। इसमें जितना भी था जो पोस्ट मौर्यन काल का ही था। देखिए इसको हम समझते हैं इस तरह से, इस काल की कला में मतलब पोस्ट मौर्यन आर्ट की कला में बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यों का प्रतिबिंब भी दिखाई देने लगा। किसमें? तो पोस्ट मौर्यन आर्ट में किस चीज़ का प्रतिबिंब दिखाने लगा? बदलते हुए सामाजिक राजनीतिक का प्रतिबिंब, परिदृश्यों का क्या प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। ठीक है। रॉक कट गुफाओं, यानी रॉक कट गुफाओं मीन्स होता है चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा
और स्तूपों के रूप में वास्तुकला जारी रही। पोस्ट मॉडर्न आर्ट के समय में भी चट्टानों को काटकर वास्तुकला और स्तूपों को निर्माण करने का समय जारी रहा, जिसमें प्रत्येक राजवंश ने अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं पेश की। उसकी जो कुछ अपनी विशेषताएं थी, जो प्रमुख विशेषताएं थी, उन सबको उसने उसमें प्रस्तुत किया। इसी प्रकार मूर्तिकला के विभिन्न स्कूल शैलियाँ उभरे। इसी प्रकार मूर्ति बनाने की कला की जो है बहुत से स्कूल शैली उभरे। और उत्तर मौर्य काल पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मूर्तिकला अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई। मूर्तिकला कहाँ पहुंच गई? तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब देखिए इसका मेन पॉइंट क्या है। तो सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, इसमें कहता है सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। कला केवल सौंदर्य के लिए नहीं थी। ये कला जो थी केवल सुंदरता को ही नहीं दर्शाती थी, बल्कि समाज और राजनीति में हो रही बदलावों को भी दर्शा रही थी। सामाजिक और राजनीतिक में जो भी बदलाव हो रहे थे उनको भी ये दर्शाते थे। कौन से? तो पोस्ट मॉडर्न आर्ट। वास्तुकला इस दौरान में मुख्य रूप से गुफाओं और स्तूपों का निर्माण जारी रहा। किसका निर्माण जारी रहा? पोस्ट मॉडर्न आर्ट के समय में गुफा और मूर्तिकला का भी निर्माण जारी रहा। मूर्तिकला का विकास, इस काल को मूर्तिकला के स्वर्ण युग या चरम के रूप में देखा जाता है। क्या कहता है कि मौर्योत्तर काल जो था, मौर्योत्तर कला जो था, उसमें मूर्तिकला का जो विकास था ना, वह स्वर्ण रूप में देखा गया था। या ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिसमें था कौन सी कला? जिसमें गांधार और मथुरा की और अमरावती जैसी महत्वपूर्ण शैलियाँ विकसित हुई थी। जिसमें गांधार, मथुरा और अमरावती की शैलियाँ जो थी वो विकसित हुई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। अब हम आगे पढ़ते हैं। रॉक कट केव, किसके बारे में पढ़ेंगे? रॉक कट केव यानी कि पहाड़ों को काट कर बनाई गई गुफा। आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला। आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो क्या कहता है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या कहता है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक केव्स कंटिन्यूड एज इन द मौर्यन पीरियड। ये किस समय से ही चलता रहा था? तो मौर्यन पीरियड के समय से ही चलता रहा था। कौन सा? तो रॉक कट केव। कौन सा केव? रॉक कट केव, वो मौर्यन पीरियड से ही चलता आ रहा था। हाउएवर, हालांकि दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट, इस पीरियड में विकास को देखा गया था ऑफ टू टाइप्स रॉक केव्स। इसमें जो है दो तरह के रॉक कट केव दिखाए गए हैं, जिसमें है चैत्य एंड बिहाड़ा। चैत्य एंड बिहाड़ा। चैत्य मीन्स होता है पूजा करने की स्थान, साधना, और बिहाड़ा मीन्स होता है रहने का स्थान। ठीक है, चैत्य मीन्स आपको स्टेट पीसीएस पूछ देगी कि चैत्य मीन्स क्या होती है या किस धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, पूछी हुई भी है। तो यह एक चैत्य मीन्स होता है प्रार्थना करने की जगह जो बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और बिहाड़ा यानी कि बिहार, रहने का स्थान, जो रहने का स्थान होता है उसे बिहार कहते हैं। देखिए बिहार जो है सो मौर्य के समय से में ही बना था, मौर्य समय से ही चलता रहा था। लेकिन चैत्य जो है पूजा स्थल, इसे पोस्ट मॉडर्न आर्ट के समय में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो पोस्ट मॉडर्न आर्ट के समय में बनाया गया था।
while the Biharas were residential hall for the Buddhist and Jain monks। कहता है कि बिहार जो है, बिहार बौद्ध और जैन को रहने वाले जगह था। रेसिडेंशियल मीन्स होता है रहने वाली आवास थी। एंड वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। पहले भी बताएं कि हम कब से आ रहा है, तो मौर्य साम्राज्य के समय से ही आ रहा है। कौन सा? तो बिहार, रहने का स्थान जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए बनाया गया था। द चैत्य हॉल्स वेयर डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस समय चैत्य का भी डेवलप हुआ था। दे वेयर मैनली क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स with flight roofs and were used as prayer halls। पहले भी बताएं कि जो चैत्य प्रार्थना घर होता था, जो एक मतलब चकोर होता था। क्वाड्रेंगुलर मीन्स होता है चकोर। द caves also had open courtyard मीन्स होता है आंगन। ये जो मतलब बने हुए थे, कैब गुफा जो बने हुए थे, वो आंगन की तरह खुली हुई थी। एंड ए स्टोन स्क्रीन वॉज सील्ड फ्रॉम रेन। क्या कहता, इसका जो सपाट छत था वो बारिश के बचाव के लिए ढका गया था। दे वेयर आल्सो डेकोरेटेड विथ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। कहता है कि इसका जो द्वार था, इसको जो है ह्यूमन मानवीय और जानवरों के फिगर से बनाया गया था, उस पर दर्शाया गया था। किस किस फिगर को दर्शाया गया था? आदमी और जानवर के फिगर को इस स्तूपा पे दर्शाया गया था। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हिंदी में इसे समझते हैं। देखिए अब हिंदी में समझते हैं। रॉक कट गुफाएं, चट्टानों को काट काट कर बनाई गई गुफाएं। चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं, उसे क्या कहते हैं हम? रॉक कट गुफाएं। मौर्य काल के बाद भी चट्टानों को काटकर गुफा बनाने का काम जारी रहा। पहले भी बताएं कि जो मौर्य काल के बाद भी, मौर्योत्तर काल में भी चट्टान को काटकर गुफा बनाने का काम जारी रहा। हालांकि इस काल में दो विशेष प्रकार की गुफाओं का विकास देखा गया। उस समय दो विशेष प्रकार की गुफाओं का विकास देखा गया था, जिसमें चैत्य था और बिहार था। जिसमें क्या था? चैत्य और बिहार। देखिए इसकी विशेषताएं क्या थी। बिहार क्या करा? बिहार ये बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष। पहले भी बताएं कि जो बिहार जो था मौर्य साम्राज्य के समय में ही बनाया गया था, और यह जैन और बौद्ध के भिक्षुओं को रहने के लिए स्थान था। आवासीय कक्ष मीन्स होता है रहने का स्थान थे। इनका विकास मौर्य साम्राज्य के समय के दौरान हुआ था। ठीक है, इनका उदय जो हुआ था, इनका जो विकास हुआ था किस साम्राज्य के दौरान हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य के दौरान ही हुआ था। चैत्य, अब क्या कहता है? चैत्य, इनका विकास मौर्य काल के बाद समय में हुआ। जो चैत्य का विकास, चैत्य मीन्स होता है प्रार्थना करने की जगह, जहाँ बौद्ध भिक्षु बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसे हम चैत्य कहते हैं। और इसका विकास है जो मौर्य काल के बाद हुआ था। मुख्य रूप से प्रार्थना कक्ष, बोले थे ना, हॉल्स थे। मुख्य रूप से ये प्रेयर्स हॉल थे। आकार, ये चौकोर कक्ष होते थे।
ये कौन से कक्ष होते थे? तो चौकोर कक्ष होते थे, जिनकी छतें सपाट होती थी। छतें क्या होती थी? सपाट होती थी। संरचना, इन गुफाओं में खुले आंगन और बारिश से बचाव के लिए पत्थर की स्क्रीन वाली दीवारें होती थी। कौन सी दीवारें होती थी? तो पत्थर की स्क्रीन वाली दीवारें होती थी। सजावट के लिए इन गुफाओं को इंसान और जानवर की आकृतियों से सजाया गया था। इस गुफा को किससे सजाया गया था? तो इंसान और जानवरों की आकृति से सजाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में लीजिए कार्ले चैत्य एंड अजंतास केव। कार्ले चैत्य एंड अजंता केव। कार्ले चैत्य और अजंता की गुफा इसमें मुख्य रूप से है। किसकी गुफा? तो अजंता की गुफा इसमें मुख्य रूप से है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में? उदयगिरी एंड खंडगिरी। किसके बारे में जानेंगे? उदयगिरी और खंडगिरी केव के बारे में जानेंगे, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। आइए हम पढ़ते हैं। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, उड़ीसा। दे वेयर कंस्ट्रक्टेड अंडर द कलिंगा किंग खारवेला। किस राजा के समय से? कलिंग के राजा खारवेल। इन द फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी BC। ये जो केव है उदयगिरी और खंडगिरी, वह किस सेंचुरी की है? तो सेकेंड सेंचुरी की, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी की है। वो राजा किस राजा के समय की है? तो किंग राजा खारवेला, कलिंग के राजा। नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वरा, जो आधुनिक भुवनेश्वर के पास स्थित है। द केव कॉम्प्लेक्स हैज बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल केव। इस परिसर में जो है, उड़ीसा के परिसर में भुवनेश्वर के बगल में जो है केव उदयगिरी और खंडगिरी, इस परिसर में दो तरह की गुफाएं हैं। एक तो आर्टिफिशियल है और एक नेचुरल है। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, जो मानव बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। और नेचुरल तो जानते ही हैं कि जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति ने बनाई है, उसे हम नेचुरल कहते हैं। दे वेयर पॉसिबली कार्व्ड आउट एज रेसिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स। ये जो था जनरल मेन रूप से जैन साधुओं के लिए था। देयर आर 18 केव्स इन उदयगिरी। क्या कहता है? 18 गुफा जो है सो कहाँ है? उदयगिरी में है। और 15 इन खंडगिरी। 15 गुफा जो है, 15 गुफा वह कहाँ है? खंडगिरी में है। आइए हम इसे समझते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा, उड़ीसा। अब हमसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहता है यह एक ऐतिहासिक गुफा परिसर है। उड़ीसा के आधुनिक भुवनेश्वर के पास स्थित है। यह गुफा कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर के पास स्थित है। इसके बारे में मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं। क्या है? तो इनका निर्माण प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल के शासनकाल में हुआ था। शासनकाल के दौरान हुआ था। इस परिसर में कृत्रिम, मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं शामिल हैं। इस परिसर में कौन कौन सी गुफा शामिल है? तो मानव निर्मित और प्राकृतिक गुफा शामिल है। उद्देश्य, संभवतः इन गुफाओं को जैन भिक्षुओं को रहने के लिए तराशा गया था। क्या बोले कि मौर्योत्तर के बाद जो बना वो जैन धर्म और जैन भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया था।
गुफाओं की संख्या, उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं। उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो 18 गुफा। और खंडगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो 15 गुफा। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी केव आर फेमस फॉर द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा केव नंबर 14 क्या कहता है? उदयगिरी का जो गुफा है, उदयगिरी में जो गुफा है, हाथी गुफा, वो फेमस है। ठीक है, जिसमें हाथी गुफा का जो केव नंबर है वो 14 है। उदयगिरी में केव नंबर 14 जो है गुफा, वो कौन सी गुफा है? तो हाथी गुफा। कौन सा है? हाथी गुफा। विच इज कार्व्ड आर्ट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द इंस्क्रिप्शन स्टार्ट्स आउट विथ जैन नमोकार मंत्र and highlights various military campaigns undertaken by King खारवेल। किसके अंदर में था ये? राजा खारवेल। अब देखिए यहाँ पे यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछ बैठी है। ठीक है, वो इस तरह से पूछी है कि वो 4 ऑप्शन दिए हैं मैच करने के लिए, उसमें मैच करना था। जैसे कि उदयगिरी कहाँ है, उसके बाद ये सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ दिया कि हाथी गुफा किससे संबंधित है? तो राजा खारवेल से संबंधित है। खंडगिरी, उदयगिरी, संगम गुफा, ये सारे 3-4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें कि उसमें था कि एक मैच, जो सही मैच है वो आप इसमें से निकाल के बताइए। तो उसमें सही मैच दिया हुआ था हाथी गुफा खारवेल, किंग खारवेला, राजा खारवेल, इससे लिखा हुआ था हाथी गुफा डाइस खारवेल। ये क्वेश्चन सीधा यूपीएससी पूछ चुकी है। तो ये जो है चैप्टर आपका पीवीआई है, जो यूपीएससी या अदर पीसीएस में पूछ चुकी है। ठीक है, देखिए हम अब हिंदी में से समझते हैं। हाथी गुफा शिलालेख। उदयगिरी की गुफाएं अपने हाथी गुफा शिलालेख, हाथी गुफा संख्या 14। हाथी गुफा जो है वो कितनी है? संख्या नंबर 14 के लिए सुप्रसिद्ध है, जिसे ब्राह्मी लिपि में उकेरा गया था। किस लिपि में इसे उकेरा गया था? तो ब्राह्मी लिपि में इसे उकेरा गया था। इस शिलालेख की शुरुआत जैन नमोकार मंत्र के साथ होती थी। इस शिलालेख का जो स्क्रिप्ट था, इस शिलालेख का जो इंस्क्रिप्शन था, शिलालेख था, उसमें जैन जो थे वो नमोकार मंत्र का उच्चारण लिखा हुआ था। जैन धर्म के नमोकार मंत्रों का उच्चारण लिखा हुआ था। वो हाथी गुफा संख्या 14 पे थी, मंत्र के साथ होती है। और इसमें राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों पर भी प्रकाश डाला गया है। राजा खारवेल का जो था, वो जो शासन किए थे, जो सैन्य अभियान, शासन यानी कि सैन्य अभियान चलाए थे, उन सब पर इसमें प्रकाश डाला गया है। तो किस पर? तो हाथी गुफा शिलालेख में। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे समझते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे रानी गुफा। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो रानी गुफा। रानी गुफा केव इन उदयगिरी इज डबल स्टोरीड एंड हैज सम ब्यूटीफुल स्कल्पचर। क्या कहता है? रानी गुफा की जो गुफा है वो डबल स्टोरी, 2 कथाओं पर
आधारित है, जिसमें बहुत सुंदर मूर्ति कला की गई है, ब्यूटीफुल स्कल्पचर। अदर केव ऑफ उदयगिरी, और जितनी भी गुफा है उदयगिरी में, इंक्लूडेड बसघाड़ा गुफा, छोटा हाथी गुफा, मनकापुरी गुफा एंड स्वर्गपुरी गुफा, गणेशा गुफा, रसोई गुफा ETC। इसमें जो है कौन कौन सा गुफा प्रचलित हैं, तो देखिए उदयगिरी में, अब हम इस हिंदी में समझते हैं। उदयगिरी की रानी गुफा 2 मंजिला, और इसमें कुछ सुंदर मूर्तियाँ। यहाँ 2 मंजिला के साथ साथ, यहाँ 2 मंजिला के साथ साथ 2 स्टोरी का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, 2 आत्मकथाओं, 2 कथाओं का भी वर्णन किया गया है। उदयगिरी का जो गुफा है वो 2 मंजिला है ही, और साथ में उसमें 2 कथाओं के बारे में भी उकेरा गया है। इसमें कुछ सुंदर मूर्तियां हैं। उदयगिरी की अन्य गुफाओं में बसघड़ा, क्या बोले, बसघड़ा गुफा, छोटा हाथी गुफा, मंचपुरी गुफा, जिसको इंग्लिश में मंकापुरी कहते हैं, मंचपुरी, और स्वर्गपुरी गुफा, गणेश गुफा, रसोई गुफा आदि शामिल है। रानी गुफा में कौन सा शामिल है, तो रानी गुफा में बजाघड़ा, कौन सा है, बजाघड़ा गुफा, छोटा हाथी गुफा, मंचपुरी गुफा और स्वर्गपुरी गुफा, गणेश गुफा, रसोई गुफा आदि शामिल है। तो ये सब किस में शामिल है, तो रानी गुफा केव में शामिल है, जो उदयगिरी में है, जो 2 मंजिला का है, 2 कथाओं का वर्णन करता है। इसमें जो है सुंदर मूर्तियाँ से बनाई गई है, उस गुफा पे सुंदर सुंदर मूर्तियों को उकेरा गया है। स्थान देखिए, उदयगिरी, उड़ीसा, भारत। उदयगिरी कहाँ है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा भारत में है। इसकी मुख्य विशेषता, रानी गुफा अपनी 2 मंजिला संरचना और कलाकृतियों के लिए सुप्रसिद्ध है। 2 मंजिला और संरचना कलाकृतियों के लिए वो प्रसिद्ध है। अन्य गुफाएं, इसमें क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण गुफाओं के नामों की सूची दी गई है। इन सब की सूची इसमें दी गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम पढ़ेंगे स्तूपा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो स्तूपा के बारे में। किस समय के स्तूपा के बारे में, पोस्ट मौर्यन आर्ट के स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यन आर्ट में तो स्तूपा था ही, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन आर्ट में, यानी कि मौर्योत्तर कला में पढ़ेंगे स्तूपा के बारे में। उस समय मौर्य कला में पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर कला में। स्तूपा becomes large and more decorative in the post-Mauryan period। क्या बोले, वो स्तूपा जो था बहुत लंबे समय तक डेकोरेटिव किया गया था। स्टोन was increasingly used in place of wood and bricks। इसमें जो यूज हुआ था तो वो सब क्या था, तो जनरली उसमें वुड यानी कि लकड़ी, ब्रिक्स, ईंटों का प्रयोग किया गया था। द सुंगाज डायनेस्टी, किस डायनेस्टी के समय में हुआ था इसका यूज, तो सुंग के डायनेस्टी के समय में हुआ था। इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ तोरन्स, ये आइडिया किस समय में आया था, तो तोरण के समय में। स्तूपा में तोरण जो होता है मुख्य प्रवेश द्वार, उससे ये आइडिया आया था। एज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेटवेज टू द स्तूपा, क्या कहता है, जो सुंग वंश थे ना, वो गेटवे के लिए बहुत सुंदर सुंदर आकृति, खूबसूरत दरवाजों के रूप में यूज किए थे।
The torans were intricately carved with figures and patterns and were evidence of Hellenistic fluence. Evidence of Hellenistic fluence मतलब होता है यूनानी कला। ये जो है सो यूनानी कला पे प्रभावित थे। अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। स्तूपा। स्तूप मौर्योत्तर काल में बड़े और अधिक सजावटी हो गए थे। स्तूप जो था सो मौर्य काल में था ही, लेकिन मौर्योत्तर काल में पोस्ट मॉडर्न आर्ट में वो और अधिक सजावटी हो गया था। और उसको उस समय के राजा जो थे स्तूपा को और अच्छे से सजाया करते थे। लकड़ी और ईंट के स्थान पर पत्थर का उपयोग तेजी से होने लगा। पोस्ट मॉडर्न आर्ट के समय में मॉडर्न आर्ट के समय में स्तूपा बनते थे लकड़ी और ईंट का, लेकिन पोस्ट मॉडर्न आर्ट के समय में जब स्तूपा बनाया गया तो उसमें लकड़ी और ईंट के जगह क्या कहता है तो पत्थरों का उपयोग तेजी से होने लगा था। देखिए यहाँ भी लिखा है ईंट के स्थान पर पत्थरों का उपयोग तेजी से होने लगा था। सुंग वंश ने स्तूप के लिए खूबसूरती से सजी हुई दीवारों के रूप में तोरण का विचार पेश किया। किसका विचार पेश किया तो तोरण का विचार पेश किया। किसने किया था तो पोस्ट मॉडर्न आर्ट ने किया था। तोरण मीन्स क्या होता है तो तोरण मीन्स होता है स्तूप का प्रवेश द्वार। इन तोरणों पर आकृतियों और पैटर्नों की जटिलता नक्काशी की गई थी। इसमें जो जटिलता थी, जो नक्काशी थी, इसका यूज किया गया था जो हेलेनिस्टिक यूनानी प्रभाव का प्रमाण थे। जो किसके प्रभाव का परिणाम थे तो यूनानी प्रभाव का प्रमाण थे। पोस्ट मॉडर्न आर्ट में जो स्तूपा बना था वो यूनानी प्रभावों का प्रमाण था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए किस में पोस्ट मॉडर्न आर्ट में ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स। भड़हूत स्तूपा इन मध्य प्रदेश। कौन सा स्तूपा? भड़हूत का स्तूपा इन मध्य प्रदेश। भड़हूत का स्तूपा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। एंड द तोरण एट सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे है, अब यहाँ पर है कि भड़हूत का स्तूपा और सांची का स्तूपा, ये दो स्तूपा है। भड़हूत स्तूपा और सांची स्तूपा। कितने स्तूपा हैं तो दो स्तूपा हैं और दोनों कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। दोनों स्तूपा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। भड़हूत स्तूपा was discovered by Sir Alexander Cunningham in 1873। भड़हूत का जो गुफा है वो किसके द्वारा खोजा गया था तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। तो कब खोजा गया था तो 1873 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भड़हूत का गुफा किसके द्वारा खोजा गया था तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। तो कब खोजा गया था तो 1873 ईस्वी में। ये सब मेन पॉइंट है, इसे याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब। द मेजर डोनर फॉर द भड़हूत स्तूपा वाज वत्सपुत्रा। भड़हूत का जो स्तूपा था उसका मुख्य दाता कौन थे? वत्सपुत्र थे। वत्सपुत्रा धनभूति। कौन थे? वत्सपुत्रा धनभूति। ए सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी। ये कब की है? सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी की है।
BC, Buddhist king in Central India. Buddhist king in Central India. Central India means होता है मध्य भारत. An epigraph on a pillar of the gateway of the भड़हूत स्तूपा मेंशन. देखिए भड़हूत के स्तूपा में क्या मेंशन है? क्या मेंशन है? सुंगम राजे. सुंगनम राजे. क्या मेंशन है? सुंगनम राजे. Which mean during the rule of सुंगाज. सुंगनाज जो कहते हैं सुंगराजे का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है सुंगों या सुंगनाओं के शासन के दौरान. इस सुंगाज और सुंगनाज का अर्थ होता है जो आया था, ये स्तूपा सुंग और सुंगनाज के शासन के दौरान आया था. ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं. अब उदाहरण है, क्या कहता? भड़हूत और सांची स्तूप. कौन सा स्तूप? भड़हूत और सांची का स्तूप कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है. दो गुफाएं हैं, दो अलग अलग गुफाएं हैं. दोनों गुफा मध्य प्रदेश में है. मध्य प्रदेश में स्थित भड़हूत स्तूप और मध्य प्रदेश में ही सांची स्तूप तोरण द्वार. देखिए मध्य प्रदेश में है कौन सा? भड़हूत और सांची स्तूप, जो तोरण यानी कि द्वार के लिए प्रसिद्ध है. ऐसे भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का सांची स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तोरण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि द्वार के लिए ये प्रसिद्ध है. ठीक है. अब इसकी खोज किसने की थी? तो भड़हूत स्तूप की खोज 1873 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम किसके द्वारा खोजा गया था? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था. कौन सा स्तूप? भड़हूत स्तूप. कितनी ईस्वी में खोजा गया था? तो 1873 ईस्वी में. ये सब मेन पॉइंट है, इसे याद रखिए. भड़हूत स्तूप का मुख्य दाता कौन है? वत्स्य पुत्र धनभूति. भड़हूत का जो स्तूप है, इसके दाता कौन थे? बनाने वाले कौन थे? वत्स्य पुत्र धनभूति, जो दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत के एक बौद्ध राजा थे. कौन से राजा थे? तो बौद्ध के राजा थे. कौन? वत्स्य पुत्र धनभूति. वत्स्य पुत्र धनभूति किस शताब्दी के थे? तो पहली या दूसरी शताब्दी के थे. किसके राजा थे? तो बौद्ध संरक्षण के राजा थे. शिलालेख में क्या कहता है? भड़हूत स्तूप के तोरण के एक स्तंभ पर खुदे हुए शिलालेख में, जो उसके स्तंभ पर जो शिलालेख खुदा गया था, खोद के जो बनाया गया था, तो उसमें सुगनम राजे, उस पर क्या लिखा हुआ था? सुगनम राजे का उल्लेख है. किसका उल्लेख है? तो सुगनम राजे का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता शुंगों या सुंगनाओं के शासन के दौरान हो सकता है. शुंगों और सुंगनाओं के शासन के दौरान हो सकता है. ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, अब देखिए आगे क्या कहता है. वन इंस्क्रिप्शन एबव अ relief in भड़हूत mention the टिक्को. क्या है? टिक्को चमको. It refers to 3 pointed, जो
3 पॉइंटेड व्हील, ये 3 पहिए वाले को दर्शाता है। द सीन डिपिक्ट्स 7 एलिफेंट्स, यह दृश्य जो दर्शाता है 7 हाथियों को दर्शाता है। एंड 1 3-हेडेड सरपेंट, यानी कि नागों के सर को भी दर्शाता है। विथ 2 लाइन्स, जो 2 शेरों की है। इन इट्स इंडिकेट्स, क्या कहता है? इट इंडिकेट्स दियर डिवोशन ऑफ दिस व्हील ऑफ द लॉ, ये जो क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन को दर्शाता है। देखिए अब इसे हम हिंदी में समझते हैं कि भड़हूत का जो स्तूप है वो क्या कहता है। भड़हूत एक शिल्प के ऊपर स्थित एक शिलालेख में, क्या कहता है? भड़हूत जो एक शिल्प के ऊपर स्थित एक शिलालेख में टिक्को तिक्को, किसको दर्शा रहा है? टिक्कू तिक्को चमको का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? टिक्कू तिक्को चमको, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? 3 नोक वाला पहिया। टिक्कू तिक्को चमको का अर्थ होता है 3 नोक वाला पहिया। 3 पॉइंटेड व्हील, इस दृश्य में 7 हाथी और 2 शेरों के साथ एक 3 सिर वाला नाग दिखाया गया है। 3 सिर वाला क्या दिखाया गया है? तो नाग दिखाया गया है। यह धर्म के इस पहिए की प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उनकी भक्ति को वो दर्शाता है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख, रिलीफ मीन्स होता है नक्काशी या शिल्प होता है, डिवोशन मीन्स होता है भक्ति या श्रद्धा, और व्हील ऑफ द लॉ मीन्स होता है धर्म चक्र। क्या होता है? धर्म चक्र। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उस समय ये था, उस समय का ये भड़हूत का स्तूपा है। देखिए भड़हूत का स्तूपा इस तरह से बना हुआ था। देखिए इस सब पे चक्र का निशान है, मतलब आदमी सबका फिगर बना हुआ है। ये है भड़हूत का स्तूपा है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।